Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some questions of English, that is English pedagogy के questions और English PES टेट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही ये questions आते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, जिन्होंने पूछा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज। पॉज मतलब क्या होता है? रुकना। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा पॉज कौन सा होता है? तो आप सबको पता है, जब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तभी सेंटेंस क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। बिगेस्ट पॉज लग जाता है उस पर। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर है फुल स्टॉप। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट द मैथड ऑफ टीचिंग स्पेलिंग्स। आपने किसी को स्पेलिंग सिखाने हैं तो इनमें से कैसे नहीं सिखाओगे? नॉट, पहले तो देख लेते हैं सिखाओगे कैसे। डिक्टेशन करके, ये बिल्कुल सही है। आप बार बार उसको डिक्टेट करोगे, रिपीट करोगे, तभी जाके बच्चा स्पेलिंग सीखेगा। डिक्शनरी भी बहुत हेल्पफुल है स्पेलिंग सीखने के लिए। ड्रिल मतलब प्रैक्टिस करके, पर ड्रामा करके आप कैसे सीखोगे? ठीक है जी, तो नॉट वाला आंसर है, तो इसका आंसर है डी, ड्रामेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ग्रामर इज टॉट नॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट बट अलॉन्ग विद द ग्रेडेड रीडर्स इट इज। जब ग्रामर को, ठीक है, अलग सब्जेक्ट नहीं माना जाता, वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, कंपैरेटिव ग्रामर या ऑल ऑफ दीज। तो देखो, सबको जब इकट्ठा करके हम पढ़ा रहे हैं एक सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट्स में उसको अलग नहीं कर रहे हम, तो वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। देखो, वो ट्रेडिशनल ग्रामर में भी आ जाएगा, फंक्शनल ग्रामर में भी आ जाएगा और कंपैरेटिव ग्रामर में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 and 2 make 4, ये सेंटेंस क्या है? तो देखो, 2 and 2 make 4, ये सिंपल सा जो सीधा सा सेंटेंस है, ये है असर्टिव सेंटेंस। देखो, एक्सक्लेमेटरी तो नहीं, आप सबको पता है, वो तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है ना, यहाँ पे तो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। और इम्पैरेटिव का मतलब तो सीधा सीधा होता है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो। और असर्टिव इसका सही आंसर है। 2 and 2 makes 4, सिंपल सेंटेंस। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक्स का? तो देखो जी, टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है जी, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स भी होती हैं, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो देखो, सेल्फ पेसिंग एक प्रिंसिपल है, खुद को जज करना, खुद को देखना, सेल्फ इवेल्युएट करना। एक्टिव रिस्पॉन्ड देना, ये भी बिल्कुल सही है, एक्टिव रिस्पॉन्स दे रहा है बच्चा। इमीडिएट कन्फर्मेशन करना, फटाफट कन्फर्म कर लेना आंसर, ये भी सही बात है। बट पैसिव चीज़ बहुत नेगेटिव आ जाती है। एक्टिव होती है सही चीज़, बट पैसिव नेगेटिव में चला जाता है, तो ये एक प्रिंसिपल नहीं है टेक्स्ट बुक्स का। दैट इज पैसिव रिस्पॉन्डिंग, लेट रिस्पॉन्ड करना, ये तो बहुत गलत बात है। तो इसका सही आंसर क्या है? पैसिव रिस्पॉन्डिंग, कि ये नहीं है प्रिंसिपल। Now comes the next question. Which of the following perspective proposes language to be biological process? इनमें से कौन सी चीज़ से पता लग जाता है कि जो लैंग्वेज है वो बायोलॉजिकल है? बायोलॉजिकल मतलब हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, ठीक है, जीन्स में होते हैं हमारे, तो वो क्या हो गया? इनेटिस्ट। इनेट मतलब इनेट एबिलिटी, कहते हैं ना, हमें ऑलरेडी जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चा होता है, फिर थोड़ी बहुत क्वालिटी सेम होती हैं, तो बायोलॉजिकल की बात की गई है, तो बायोलॉजिकल मतलब जो पेरेंट्स से मिली है, मतलब इनेटिस्ट, इनेट ऑलरेडी हमारे बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिएटर एक्टिविटीज़ इन लैंग्वेज क्लासरूम। थिएटर एक्टिविटी आप सबको पता है, जब हम ड्रामा वगैरह प्ले करते हैं, ठीक है, सबको एक एक रोल दे देते हैं, किसी को मदर का, किसी को फादर का, किसी को किस चीज़ का, जो आप ड्रामा कर रहे हो जिस चीज़ के लिए, तो वो क्लासरूम में क्या करेगा? इन्हेंस करेगा कॉन्फिडेंस लर्नर का, ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डायलॉग डिलीवरी इम्प्रूव करेगा, ये भी सही है। क्लासरूम कोऑर्डिनेशन आएगा, बच्चों में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, ये भी सही है। इन्हांस क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज यूज विद एक्सप्रेशन, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बच्चे की क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके साथ उसको एक्सप्रेस करने की, ठीक है, उसमें एक्सप्रेस करने की एबिलिटी आएगी बच्चे में, तो ये एक्सप्रेशन वाला बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्किंग लर्नर टू सजेस्ट ऑल्टरनेटिव टाइटल टू अ स्टोरी वुड, कि आप लर्नर्स को बोल रहे हो कि मैंने एक स्टोरी पढ़ाई है, आप अब उस स्टोरी को एक टाइटल दो अपनी तरफ से, तो अब क्या, इससे क्या होगा? इससे लर्नर्स कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो गलत बात है। इनकरेज करेंगे
उनको रीविजिट द स्टोरी मेंटली एंड थिंक क्रिटिकली अबाउट इट, कि इसके बारे में बच्चा फिर ध्यान से स्टोरी को एक बार दिमाग में सोचेगा कि मैडम ने ऐसा ऐसा बोला था, ठीक है, टीचर ने ऐसा ऐसा बोला, और मैं इसको अब टॉपिक को एक उसको टाइटल दूंगा। ये तो पॉजिटिव चीज़ है। बच्चे को डीमोटिवेट करना ये तो नेगेटिव चीज़ है, डाउटफुल करना ये भी नेगेटिव चीज़ है। तो पॉजिटिव कौन सी है? बी पार्ट। इससे क्या होगा? बच्चा इनकरेज होगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा और उस पर सोचेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I cutted the cake into 2 equal halves and gave one to my younger brother. The error made by the child is sentence is due to. देखो पहले तो ये देखो क्वेश्चन ही आप देख सकते हो कितना गड़बड़ है, सीधी इंग्लिश तो है ही नहीं है इसमें। I cutted the cake into 2 equal halves and gave one to my younger brother, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, एक तरह से उसको ओवर जनरलाइज कर दिया, एक के ऊपर दूसरा सेंटेंस चढ़ा दिया है, जो कि सही नहीं है। पहले तो आना था आई कट द केक, ठीक है जी। तो इससे क्या पता लगा कि ये जो सेंटेंस है इसमें क्या होगा, ओवर जनरलाइजेशन आ गई, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन तब होती जब एक्स्ट्रा कोई चीज़ दी होती। ये मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन सही है बट उसको बहुत ही जनरलाइज तरीके से बताया गया, ओवर जनरलाइज कर दिया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। नाउ कम्स मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। मल्टीमीडिया आप सबको पता है, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, टेलीविजन, फोन्स, ये सब क्या है? मल्टीमीडिया ही तो है। ये क्या है? एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट है टीचर्स का, कि मतलब ये टीचर्स की जगह ले रहा है। ये तो गलत बात है, टीचर की जगह कौन ले सकता है? कैन बी यूज इफेक्टिवली विद हायर क्लासेज ओनली। तो देखो ओनली वर्ड तो बहुत नेगेटिव है, बहुत टाइम मैंने रिपीट किया है। क्रिएट एम्बायगी इन द माइंड्स ऑफ द लर्नर्स, नो। कैन बी एक्सप्लोर्ड एज अ लर्निंग रिसोर्स इफ़ यूज जुडिशली। ये बिल्कुल सही है कि एक इसको एज अ लर्निंग रिसोर्स हम लेके चल सकते हैं अगर इसको सही यूज़ किया जाए। ये बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग एज अ होलिस्टिक प्रोसेस इंक्लूड्स, कि होलिस्टिक मतलब होल, सारे का सारा। तो रीडिंग को हम एज अ होलिस्टिक प्रोसेस मान के चलते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है? होल मतलब रीडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? शेप्स ऑफ द लेटर्स, साउंड्स लिंक्ड विद देम, ये भी सही है, साउंड्स आते हैं उसमें। मीनिंग ऑफ द वर्ड, सेंटेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये भी सही बात है। एबिलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ द वर्ब इसमें आएंगे, क्योंकि देखो जब आप रीडिंग करते हो उसमें सारी चीज़ें ही आती हैं, चाहे वो सिंबल्स हो, चाहे वो साउंड्स हो, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे वो सेंटेंस हो, ठीक है। तो सभी चीज़ें क्या है, एक तरह से यूजफुल है। नाउ कम्स द नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज CCE। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या होती है? तो ये होती है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स वाइल लर्निंग, कि जब आप बच्चे को असेस करते हो, बच्चे को फीडबैक देते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज अ लैंग्वेज टीचर, कि आप लैंग्वेज की टीचर हो और आपने क्या करना है, बच्चों को मैक्सिमम पार्टिसिपेट करवाना है। इनमें से आप कौन सा मैथड इन्वॉल्व करोगे? तो देखो जब भी आपने बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है तो कोई भी मैथड हो, बच्चे उसको सही से यूज़ करना आना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, ये भी बिल्कुल सही है। रोल प्ले करोगे, ये भी बिल्कुल सही है। डिस्कस करवाओगे बच्चों को, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है, ठीक है जी। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन लिए गए हैं। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।